किस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय जो है एक विशेष उद्योगपति को मदद करने के लिए पूरी की पूरी जो डिप्लोमेसी होती है उसकी बखिया उधेड़ रहा है। अब जो आप समझिए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय इस समय गुजरात के कुछ उद्योगपतियों के हितों को साधने का केंद्र बना हुआ है। हिंदुस्तान में इस समय कानून एक तरह से अडानी, अंबानी, टाटा, रामदेव के दरवाजे पर बंधे हुए कुत्ते जैसा है। दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नहीं समझ का हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, श्रीलंका से आरोप लगाया गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अडानी की सिफारिश की बिजली के दिलाने का, ठेका दिलाने का, बाकायदा ठेका दिलाने का। इस तरीके की शिकायतें ऑस्ट्रेलिया की आई थी कोयला खदान की, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन वगैरह सेंक्शन किया था आउट ऑफ वे जाके। लेकिन वो तो भारत की बात थी, जबकि ये विश्व स्तर पर एक चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री भारत का इतने बड़े गणराज्य का और ये सिफारिश कर रहा है एक सीट के लिए। वैसे भारत में तो ये अफवाहें बहुत थी कि अडानी की सपोर्ट है, सारी चीज़ें। क्या चक्कर है आखिर, इसको दर्शकों को जरा। अगर आप भारत की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे जी, या ये जानकारी करेंगे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जब भी हमारे मंत्रीगण विदेश के दौरे करते हैं तो आपको याद होगा कि पहले एक फॉर्मल उसका विवरण आता था कि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे, वहाँ उनकी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। और उसके बाद आप देखते होंगे बहुत सारी फ़ोटो आती थी जिसमें दो लोग हिंदुस्तान के पक्ष के और जिस देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए हैं वहाँ के अधिकारी बैठकर कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करते थे। और वो हस्ताक्षर इस बात के लिए होते थे कि भारत और उस देश की सरकार के बीच में किसी तरह का कोई व्यापारिक या औद्योगिक या किसी तकनीक के लेन देन का जो समझौता होता था उसका आदान प्रदान होता था। और वो जो है भारत सरकार के स्तर पर होता था और भारत सरकार के PSU, भारत सरकार की जो एजेंसियाँ थी उनके लिए होता था। जैसे ITCL होती है जो विदेशों में विदेश संचार निगम है, उसके बहुत सारे आप देखेंगे कि उनके मसौदे बनते थे और एग्रीमेंट होते थे और उसको सेक्रेटरी लेवल के जो लोग होते थे पीछे दोनों खड़े होते थे राष्ट्र के। तो एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री देश के हितों को बढ़ाएगा, देश की आर्थिक स्थिति, ज्ञान की स्थिति, विज्ञान की स्थिति उसमें बढ़ाएगा, सांस्कृतिक संबंध मजबूत करेगा, उस तरह के समझौते होते थे। अब ये जो बात आई है उसमें सीधी बात ये आई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नवंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे को दबाव बनाया कि आप हमारे अडानी ग्रुप को एक तरह से वहाँ का 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट था वो दे दें। और उसके तहत जो है जो फ़ोटो आ रही हैं और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि नवंबर में गौतम अडानी राजपक्षे से मिलने श्रीलंका गए थे और वहाँ उनसे मिले। उनकी फ़ोटो भी खुद गौतम अडानी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। उसके बाद जो है दिसंबर में ये सौदे की बात होती है और दिसंबर में उस समय के जो सीलोन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने MMC फर्नांडिनो उनका नाम है, उन्होंने अब 12 मार्च को श्रीलंका की सरकार पे आरोप लगाया कि मुझे दबाव बनाकर कहा गया कि आप ये 100 मेगावाट बिजली बनाने का पूरा प्रोजेक्ट जो है गौतम अडानी की कंपनी को दे दो। और इस बारे में उन्होंने जब राजपक्षे ने उनसे कहा कि आप ये सौदा उन्हें दे दो तो एक तो उन्होंने कहा कि जैसे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि टेंडर की बिडिंग होती है, जो लोएस्ट या जो हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा सूटेबल पार्टी होती है उसको ही वो दिया जाता है। इस तरह का ही कानून जो है श्रीलंका में। तो राष्ट्रपति ने कहा कि आप इस कानून की धज्जियाँ उड़ा दो, इसे माफ हटा दो। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप इसमें जो है जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट खरीदने की दर है वो 6.5 सेंट थी, वो बढ़ाकर जो है 7.55 सेंट कर दो, यानी महंगी जो है बिजली खरीदो। और इसके लिए जब उन्होंने दबाव बनाया तो उन्होंने सीलोन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि मेरे अख्तियार में बात नहीं है, ये बात जो है वहाँ के जो वित्त सचिव हैं जैसे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनके मंत्रालय की है।
और इस बारे में उन्होंने मंत्रालय के वित्त मंत्री को, वित्त मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी भी लिखी और वो चिट्ठी रिकॉर्ड पे है। अब जब इस बात पे श्रीलंका में पिछले दिनों महंगाई को लेकर आंदोलन हुआ, सरकार की परतें खोली गई कि क्या क्या करप्शन हुई, तो श्रीलंका की पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई और तब इन घोटालों की जांच के तहत मिस्टर MMC फर्डिनांडो को बुलाया। तब उन्होंने वहाँ पर ये बयान दिया। तो संसद की कार्रवाई के समक्ष कोई बयान दिया या बयान जो है अदालत में दिए गए बयान के बराबर ही होता है, बराबर माना जाता है, कोई आदमी उससे मुकर नहीं सकता। जी। लेकिन जैसे ये बात हवा में आई और जैसे ही इस बात के खुलासा हुआ तो हिंदुस्तान में भी हड़कंप मचा और श्रीलंका में मचा, और राष्ट्रपति ने तब जो है उस पर दबाव बनाया कि तुम जो है अपने जो स्टेटमेंट तुमने वहाँ की श्रीलंका की संसद को दिया है उसे वापस लो। अब वापस लेने के लिए उस बेचारे ने कहा कि मैं उस समय बदहवास था, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, मैंने अंट शंट कुछ बोल दिया और ये सच नहीं है। लेकिन जो कागजों में सबूत है, जो हरकतें हैं, यानी ये कहावत है किए का क्या सबूत, जो किया है वो तो सामने आ रहा है कि वहाँ पर जो है 100 मेगावाट से ज़्यादा के जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं उन पे कम्पिटिटिव बिडिंग की शर्त हटा ली गई ताकि अडानी को फ़ायदा हो। उसने जो है जो वहाँ पर बिजली खरीदने का एग्रीमेंट था वो 6.5 सेंट से बढ़ाकर 7.55 यानी 100 सेंट ज़्यादा बढ़ाकर बिजली खरीदने का समझौता किया, वो सबके सामने है। और अडानी को वो जो है पावर प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, ये सबके सामने है। तो ये बताता है कि किस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय जो है एक विशेष उद्योगपति को मदद करने के लिए पूरी की पूरी जो डिप्लोमेसी होती है उसकी बकिया उधेड़ रहा है। अब जैसे कि आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जब ये गए थे क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के जो वहाँ का प्रांत है वहाँ पर जो है कोयला की खदानें हैं, तब मोदी जी अडानी जी को साथ ले गए थे। उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा जब राफेल का झगड़ा हो रहा था तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो 2012 से 2017 तक थे, हॉलैंड, उन्होंने 2016 में कहा कि भारत सरकार ने हमें मजबूर किया कि हम HCL, हिंदुस्तान की जो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसकी जगह अनिल अंबानी की वो कंपनी जो बनी भी नहीं थी उसको ऑफसेट प्रोजेक्ट दें, और उसको ज़मीन भी भारत सरकार ने दिली। तो आप समझिए मोदी जी वहाँ पर जो है अनिल अंबानी को प्रमोट करने गए थे। जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो उससे पहले हमने देखा कि वो मोदी जी से पहले जो है गौतम अडानी वहाँ पहुँचे हुए थे। आपको याद होगा दावोस में जब नीरव मोदी भागा, जब मेहुल चौकसी भागा, तो वो दावोस की बैठकों में मोदी जी के साथ स्टेज पर भारत से गए थे और उसके बाद वो हिंदुस्तान नहीं लौटे, वहीं से चले गए और वहीं से वो जो है नीरव मोदी गायब हो गया। तो आप समझिए भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय इस समय गुजरात के कुछ उद्योगपतियों के हितों को साधने का केंद्र बना हुआ है, और इसीलिए मोदी जी ने 8500 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे जिनका खर्चा रोज का जो है 12 करोड़ रुपए होता है, 12 करोड़ रुपए रोज का। और उस हवाई जहाज में किसी प्रेस वाले को नहीं ले जाया जाता, किसी थर्ड पार्टी को नहीं ले जाया जाता, ताकि राज खुल ना जाए। सेलेक्टिव फ़ोटो ज़रूर आती हैं कि मोदी जी जहाज में बैठे हुए बड़े गमगीन हैं और बड़े काम में मसरूफ़ हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन आप समझिए छोटे से जहाज में जिसमें मनमोहन सिंह जाते थे, जिसमें नरसिम्हा राव जाते थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे, उसमें कम से कम 50 पत्रकार और फोटोग्राफर जाते थे। लेकिन मोदी जी हर काम जो है ऐसा करते हैं कि दाएं हाथ को पता न चले बायां हाथ क्या कर रहा है, और बायां हाथ क्या कर रहा है, दाएं हाथ दिखा रहा है कि वो देश की सेवा कर रहा है, और बायां हाथ ये कर रहा है कि देश का माल लूट कर जो है अडानी अंबानी की जेबों में भर रहा है। और ये सच्चाई जो है हमारे देश से नहीं उजागर हुई। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि राजीव गांधी ने 1987 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी सरकारी सौदे में कोई मिडिल मैन नहीं होगा जी, कोई मिडिल मैन नहीं होगा। मिडिल मैन को होने का मतलब है कि उसके खिलाफ CBI इंक्वायरी होगी, वो एक गैरकानूनी काम है। और वो करने के बाद हिंदुस्तान में CBI ने हज़ारों लोगों को बंद किया, सैकड़ों FIR लिखी। जी। लेकिन मोदी सरकार से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब अरुण जेटली उस सरकार में मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि हम इस सौदे की शर्त को हटाना चाहते हैं, किसी भी सौदे में मिडिल मैन हो सकता है। और 2002 में उसी समय जो CVC एक्ट आया, उसी समय आया, और उसमें प्रोविज़न है कि हर टेंडर की बिडिंग कैसे होगी, लोएस्ट को कैसे दिया जाएगा, कैसे उसको मॉनिटर किया जाएगा, CVC की वेबसाइट है। लेकिन उसके बाद 2015 में 31 दिसंबर 2015 को उस समय के हमारे जो रक्षा मंत्री थे, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे, जिनकी अब मौत हो गई है, उन्होंने ये कहा कि हम
आने वाले समय में मिडिल मैन को हर सौदे में रहने की इजाज़त देने जा रहे हैं। और 2016 में एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हर सौदे में मिडिल मैन हो सकता है, मिडिल मैन होना अब अपराध नहीं है। तो सरकार ने एक तरह से छूट दे दी कि आप सरकारी सौदों में गड़बड़ करें। और आज के समय में सीवीसी की हालत ये समझ लीजिए, उसको कुछ नहीं पता हिंदुस्तान में जितने भी ठेके दिए जा रहे हैं, चाहे वो जो है सड़क मंत्रालय के हों या किसी भी कंस्ट्रक्शन के हों या कोई भी हो, बिडिंग हो, कोई भी यानी नीलामी हो, उसमें कोई भी जो टेंडर का प्रोसेस है, जो श्रीलंका में मोदी जी ने कहा मत कर, वही हिंदुस्तान में वो आगे लागू कर चुके हैं। हिंदुस्तान में हर सौदा जो है अडानी को मिलेगा, चाहे उसकी कोई भी शर्त हो, चाहे उसके पास कोई पैसा ना हो, चाहे उसके पास आज ही उसने कंपनी बनाई हो या बनी हुई कंपनी का उसने आज ही टेक ओवर किया हो। हिंदुस्तान में इस समय कानून एक तरह से अडानी, अंबानी, टाटा, रामदेव के दरवाजे पर बंधे हुए कुत्ते जैसा है, जिसका मुंह बंधा हुआ है और बंधे मुंह वाला कुत्ता कभी शिकार नहीं करता। यही हालत सीबीआई की है, यही हालत ईडी की है, यही हालत एनआईए की है, यही हालत सीबीडीटी की है, यही हालत बाकी सारे सरकारी विभागों की है। क्योंकि मोदी जी ने कह रखा है कि लव मी लव माई डॉग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।